सुबह के 4 बजे राम सिंह जी बिस्तर से उठ खड़े हुए और कुर्सी पर बैठकर छत की ओर निहारने लगे। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। वो खुद से ही बातें करने लगे कि आज फिर से रात भर मुझे नींद नहीं आई। न जाने ये नींद भी कहाँ चली गई। एक ज़माना था जब मैं थक कर घर लौटता था तो कब नींद अपने आगोश में ले लेती थी, पता भी नहीं चलता था। और अब ऐसे लगता है जैसे दुनिया का सबसे फालतू इंसान मैं ही हूँ। राम सिंह जी कुर्सी से उठकर पूरे घर में टहलते हुए घर का एक एक कोना देखने लगे। घर बहुत बड़ा था, ऊंची छतें, चौड़े दरवाजे, बड़े बड़े कमरे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, परंतु बेटे बहू की हंसी गायब थी, पत्नी की मीठी झिड़कियाँ गायब, पोते पोतियों की शरारतें बस यादों में बसी थी। घर में टहल कर वापस कमरे में आई तो एक गाना गाने लगे, चल अकेला तेरा मेला पीछे छुटा। टूटी हुई आवाज़ में गाते हुए उनकी आंखें छलक पड़ी और चेहरे के भाव कहीं गायब हो गए। तुम्हारे बिना ये जिंदगी बोझ लगती है शांति, उन्होंने धीरे से कहा। शांति उनकी जीवन संगनी थी और जिसके बिना अब ये घर केवल ईंट पत्थर का ढांचा भर रह गया था, जो 1 साल पहले चल बसी थी और अपने साथ ले गई थी इस घर की रौनक, हंसी और जिंदगी। जहाँ कभी खुशियों की महफिल सजी रहती थी, उस घर में एक सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों को चीरता हुआ भीतर तक उतर जाता। राम सिंह जी का जीवन भी अब इसी सन्नाटे की गिरफ्त में था। दिन रात सोच में डूबे रहते, आंखें दीवारों पर टिक जाती। इस बड़े से घर में अब उनका ध्यान रखने वाला सिर्फ एक था, रामू, जो बरसों पुराना नौकर, मगर अब किसी परिवारजन से कम नहीं। रामू ही अब उनका ख्याल रख रहा था और सबसे ज़रूरी उनकी तन्हाई बांटने की कोशिश कर रहा था। पर वो देख रहा था कि बाबूजी अब पहले जैसे नहीं रहे। उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। खाने की थाली वैसे ही पड़ी रहती, दवाइयाँ यूं ही टेबल पर धरी रह जाती। वो दिन रात बस खोए खोए से रहते, बस खाली निगाहों से शून्य में देखते रहते। उनके हालात देखकर रामू ने आखिरकार खुद ही फैसला किया और उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उनकी नब्ज देखी, कुछ सवाल पूछे और फिर रामू को अकेले में समझाया कि इनकी तबीयत शारीरिक से ज़्यादा मानसिक वजह से बिगड़ रही है। अकेलापन सबसे बड़ी बीमारी होती है। इन्हें लोगों के बीच रहना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, हंसी ठिठोली करनी चाहिए। ये जितना अकेले रहेंगे उतनी हालत बिगड़ती जाएगी। रामू समझ गया कि बीमारी की असली जड़ है तन्हाई। उसने तुरंत उनके बड़े बेटे को फ़ोन लगाया। घंटी बजती रही लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर छोटे बेटे का नंबर मिलाया। हाँ रामू, बाबूजी ठीक हैं। बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है भाई साहब। डॉक्टर ने कहा है उनका अकेले रहना सही नहीं है। आप लोग आ जाइए, कुछ दिन उनके साथ रह लीजिए या फिर उन्हें अपने साथ ले जाइए, शायद उनका मन बहल जाए। हाँ देखता हूँ, समय निकाल कर आता हूँ। छोटे बेटे की आवाज़ में कोई उत्सुकता नहीं थी। अगले कुछ दिनों तक रामू बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार वही जवाब देते, समय निकाल कर आते हैं। लेकिन ना तो कोई आया और ना ही किसी ने फ़ोन किया। रामू को समझ आ गया कि बाबूजी के बेटे अब उनके नहीं रहे। उसने सोचा कि वो अकेले कितनी ही कोशिश कर ले, पर बाबूजी को वो खुशी नहीं दे सकता जो अपनों का साथ दे सकता है। उसी शाम रामू ने आखिरी बार उनके दोनों बेटों को फिर से फ़ोन लगाया और डॉक्टर की बात उन्हें बताई। तो दोनों बेटों ने फैसला लिया कि बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज दिया जाए, क्योंकि वो दोनों तो उनकी देखभाल नहीं कर पाएंगे। दोनों बेटों का जवाब सुनकर रामू ने राम सिंह जी के कुछ कपड़े बैग में रखे और उनके सामने आकर खड़ा हुआ। बाबूजी, तैयार हो जाइए, मैं आपको वृद्धाश्रम लेकर जा रहा हूँ।
राम सिंह जी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या कहा तुमने? हाँ बाबूजी, वहाँ आपके जैसे और भी बहुत लोग होंगे। आप सबसे मिलेंगे, बातें करेंगे, तभी अपनी उदासी से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन रामू, मेरे दोनों बेटे आने ही वाले होंगे मुझे लेने के लिए। उन्होंने कहा था कि कुछ समय बाद वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे। ये सुनकर रामू ने झिझकते हुए कहा, बाबूजी, वो बड़े साहब और छोटे साहब ने मिलकर ही ये फैसला लिया है। ये सुनकर राम सिंह जी ने निराश होकर सर झुका लिया। उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। अकेलेपन से वो भी जूझ रहे थे। इसलिए सोचा, ठीक है, वृद्ध आश्रम ही चला जाता हूँ। अगले दिन रामू उन्हें वृद्ध आश्रम लेकर जाने लगा तो राम सिंह जी को अपना घर दूर होता हुआ दिख रहा था। वो घर जिसमें उनकी पूरी जिंदगी बीती थी, और वो लोग भी जो कभी उनके अपने हुआ करते थे, अब केवल नाम के रिश्ते रह गए थे। राम सिंह जी की गाड़ी वृद्धाश्रम के मुख्य द्वार पर जाकर रुकी तो रामू ने कार का दरवाज़ा खोला। आइए बाबूजी। राम सिंह जी गाड़ी से उतरे और चारों ओर नज़र दौड़ाई। चार दीवारी से घिरा ये वृद्धाश्रम उन्हें किसी जेल से कम नहीं लग रहा था। भीतर कदम रखते ही उन्होंने देखा, कोई अखबार में डूबा हुआ था, तो कोई यूं ही टहल रहा था, तो कोई बाहर गेट की ओर देखते हुए न जाने किसके लौटने की उम्मीद कर रहा था। क्या मैं भी इसी भीड़ का हिस्सा बनने जा रहा हूँ? उन्होंने खुद से सवाल किया। अभी वो इन सब विचारों में खोए हुए थे कि धड़ाम अचानक से वो किसी से टकरा गई और उनका बैग जमीन पर गिर पड़ा। कपड़े बाहर आकर फर्श पर बिखर गए। अरे, देखकर चलिए, राम सिंह जी झुंझलाकर बोले तो सामने 60-65 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। हल्के रंग की साड़ी, चेहरे पर मुस्कान और साथ ही गजब का आत्मविश्वास। माफ़ कीजिएगा, वो मैं जल्दी में कहीं जा रही थी, इसलिए आपसे टकरा गई। राम सिंह जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कपड़े उठाकर जैसे तैसे बैग में डाले और आगे बढ़ गए। रामू जो उनके साथ आया था, वृद्धाश्रम के मैनेजर के पास बैठकर औपचारिकताएं पूरी करने में लग गया। कुछ देर बाद राम सिंह जी इस नए संसार का हिस्सा बन गए, लेकिन ये दुनिया उनके लिए अजनबी थी। पहली रात मुश्किल से कटी। रात भर करवटें बदलते रहे। नींद कभी आंखों के पास आई तो कभी यादों की आहट से वापस चली गई। उदास से वो अपने कमरे में ही बैठे रहे। 2 दिन ऐसे ही चलता रहा। तीसरे दिन भी खाना खाने के बाद राम सिंह जी कमरे में आकर बिस्तर पर बैठे ही थे कि तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अंदर आ सकती हूँ? राम सिंह जी ने नज़र उठाई तो वही महिला सामने खड़ी थी जो उनसे पहले दिन टकरा गई थी। उस महिला की बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस नज़र फेर ली तो बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराते हुए खुद ही कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, मैं रुक्मणी, उस दिन हमारी टक्कर कुछ ज़्यादा ही ज़ोरदार हो गई थी, है ना? रुक्मणी जी ने मजाकी अंदाज में कहा तो राम सिंह जी की भौहें तन गईं। अरे, ये क्या, आपने दवाइयाँ नहीं ली? आपको दवा समय पर लेनी होगी, नहीं तो तबीयत बिगड़ सकती है, रुक्मणी जी ने कहा तो राम सिंह जी ने सोनी आँखों से उनकी ओर देखा। फिर धीरे से कहा, किसके लिए? क्या बचा है ज़िंदगी में? रुक्मणी जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, आपके लिए। कभी कभी खुद के लिए भी जीना चाहिए। कहते हुए रुक्मणी जी ने दवाइयाँ निकाल कर उनके हाथ में थमाई और पानी दिया। फिर बोली, जीवन बहुत अनमोल है और छोटी सी तो ज़िंदगी है, इसलिए पुरानी बातों को भूलकर फिर से जीना शुरू कीजिए, मुस्कुराना शुरू कीजिए। तभी राम सिंह जी झुंझलाते हुए बोले, ये बातें करना बहुत आसान होता है, ख़ास तौर पर जिसके जीवन में कोई परेशानियां न हो। वो ऐसे ही उपदेश देता रहता है, लेकिन आप नहीं जानती कि मैंने अपने जीवन में क्या खोया है। रुक्मणी जी ने गहरी सांस ली। यहाँ जितने लोग हैं, हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया है। कोई अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी छोड़कर आया है,
तो कोई अपनी पहचान और कोई अपने अपनों को। राम सिंह जी का चेहरा कठोर बना रहा, लेकिन उनकी आंखों में हल्की नमी तैरने लगी। तभी रुक्मणी जी ने उनकी चुप्पी तोड़ने की कोशिश करते हुए हल्के अंदाज में कहा, वैसे चाय पीते हैं आप? यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है। राम सिंह जी ने पहली बार उनकी तरफ देखा और बोले, आप हर बात को हल्का क्यों बना देती हैं? तो रुक्मणी जी मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि ज़िंदगी को बोझ बनाना समझदारी नहीं है। राम सिंह जी के पास कोई जवाब नहीं था। रुक्मणी जी ने उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखें भरी हुई थीं, चेहरा झुका हुआ। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। राम सिंह जी की उंगलियां धीमे धीमे कुर्सी के हत्थे पर चल रही थीं, जैसे वो किसी पुरानी सोच में उलझे हों। तभी रुक्मणी जी ने कहा, अगर अपना दुख किसी से बांटा जाए तो मन हल्का हो जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके आने की वजह क्या रही? तो राम सिंह जी ने अपने दिल का गुबार हल्का करना शुरू किया। मेरा घर कभी खुशियों से भरा था। मैं और मेरी पत्नी शांति और हमारे 2 बेटे सब एक साथ रहते थे। बड़े भाग्यशाली समझते थे हम खुद को कि हमें 2 बेटे मिले। बेटे तो दोनों बाहर नौकरी करने लगे, फिर वहीं अपनी पसंद की लड़कियों से शादी भी कर ली। घर में हम पति पत्नी रह गए, लेकिन कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। शांति वो पूरे घर की जान थी। उसकी हंसी से दीवारें तक मुस्कुराती थी। बच्चे भी कभी कभार मिलने आ जाते थे। कहते कहते राम सिंह जी की आवाज़ कांप गई। उन्होंने गहरी सांस ली और आगे बोले, लेकिन 1 साल पहले जब शांति जी चली गई तो सब कुछ बदल गया। उसके जाने के बाद मेरे बेटों ने अपनी माँ के साथ साथ मुझे भी भुला दिया। राम सिंह जी की आवाज़ में थरथराहट थी। रुक्मणी जी ने उनकी झुकी हुई आंखों को गौर से देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, अरे क्या आपकी दुनिया सिर्फ आपके बेटों तक ही सीमित थी? शांति जी चली गई, लेकिन उनकी यादों को संजोकर जीने के बजाय आपने खुद को इस सोच में कैद कर लिया कि अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। राम सिंह जी चुप थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने उनकी पीड़ा को सिर्फ सुना ही नहीं, बल्कि उन्हें आईना भी दिखाया था। आपको शर्मा जी के बारे में पता है? शर्मा जी आपकी तरह यहीं रहते हैं। एक समय था जब उनके पास सब कुछ था, बड़ा सा घर, खुशहाल परिवार, दौलत, शोहरत, लेकिन फिर सब कुछ खत्म हो गया। एक हादसे में उन्होंने अपनी पत्नी और इकलौते बेटे को खो दिया। जो संपत्ति थी वो भी धीरे धीरे दूसरों के लालच की भेंट चढ़ गई। जब वो यहाँ आए तो अपना सब कुछ खो बैठे थे, लेकिन बाकी की ज़िंदगी दुख को गले से लगाकर बैठे रहना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने फिर से हिम्मत जुटाई। अब वो हर सुबह पास की बस्ती में जाते हैं और गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। अपनी बची हुई ज़िंदगी को उन्होंने उन बच्चों के लिए समर्पित कर दिया जिनके पास कोई सहारा नहीं है। अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना दिया उन्होंने। कहते हुए रुक्मणी जी ने महसूस किया कि राम सिंह जी बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे हैं। उनकी आंखों में चमक वापस लौट रही थी। तो शर्मा जी ने अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना ही लिया। राम सिंह जी बोले। तभी बाहर से गार्ड आया। मैडम, आपको मैनेजर साहब बुला रहे हैं, अभी आई, कहकर रुक्मणी जी बाहर निकल गई। उनके शब्दों ने जैसे कोई बंद दरवाज़ा खोल दिया था, जिसके पीछे सालों से धूल जम चुकी थी। वो पहली बार खुद को हल्का महसूस कर रहे थे। उस रात राम सिंह जी ने करवटें बदली, लेकिन इस बार यादों की चुभन नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी हलचल थी, कुछ करने की, फिर से जीने की। अब वो खुद को बीमार महसूस नहीं कर रहे थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही राम सिंह जी ने अपने पैरों में चप्पल डाली और धीमे कदमों से कमरे से बाहर निकल आए। बाहर एक सुंदर सा बगीचा था, हरियाली से भरा हुआ, रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ। वहाँ आश्रम का माली मिट्टी खोदकर पौधों की जड़ों को सींच रहा था। ये दृश्य देखते ही राम सिंह जी की आंखों में चमक लौट आई कि कभी ये उनका भी शौक हुआ करता था।
बागवानी। शांति को गुलाब बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने भी कभी अपने घर में गुलाब लगाए थे। कुछ देर बाद रुक्मणी जी किसी काम से गुजर रही थी। जब उन्होंने राम सिंह जी का कमरा खाली देखा तो ठिठक गई। अरे, ये कहाँ गई? उन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाई और फिर जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें हैरानी से फैल गई। राम सिंह जी बगीचे में घास पर बैठे थे। आसपास कुछ और बुजुर्ग थे। हंसी मजाक चल रहा था और राम सिंह जी ठहाके लगाकर हंस रहे थे। ये सब देखकर अनायासी रुक्मणी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। हर बीतते दिन के साथ अब राम सिंह जी पहले से बेहतर महसूस करने लगे। वो आश्रम के हर बुजुर्ग के साथ घुल मिल चुके थे। एक दिन किसी ने बताया कि बनवारी जी की तबीयत बहुत खराब है। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार हैं, जीने की इच्छा ही छोड़ चुके हैं। राम सिंह जी को यह सुनकर बेचैनी हुई। उन्होंने सोचा, ऐसे कैसे? वो तो हंसी मजाक में सबसे आगे रहते थे। वो तुरंत उनके कमरे की ओर बढ़े। जाकर देखा तो बनवारी जी चुपचाप लेटे हुए थे। आंखें बंद थीं, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। राम सिंह जी धीरे से उनके पास जाकर बैठ गई। कैसे हैं बनवारी जी? कोई जवाब नहीं आया तो राम सिंह जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? आज तो आपकी हंसी भी कहीं छुप गई है। क्या सोच रहे हैं? ये सुनकर बनवारी जी ने धीरे से आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान फीकी थी। बस पुरानी बातें याद आ रही हैं, उन्होंने कहा। तो राम सिंह जी ने तुरंत पूछा, अच्छा, कौन सी पुरानी बातें? बस वो दिन याद आ गए जब हम जवान थे, मस्ती करते थे, सिनेमा हॉल में पहली कतार में बैठकर फिल्में देखते थे। राम सिंह जी थोड़े उत्साह से बोले, ओह, तो आप भी सिनेमा के दीवाने थे? दीवाने क्या, बस पूछिए मत। अमिताभ बच्चन की हर फिल्म देखी है मैंने। उनका डायलॉग, स्टाइल सब कुछ याद है। शोले, वो तो मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म थी। काश एक बार फिर देख पाता। कहते कहते उनकी आंखों में नमी आ गई। तो राम सिंह जी ने उन्हें चुपचाप देखा और मन ही मन सोचा, अगर उनकी एक ख्वाहिश पूरी कर दी जाए तो कैसा रहेगा। उसी शाम उन्होंने वृद्धाश्रम के मैनेजर से बात की, हमारे लिए एक मूवी नाइट रख सकते हैं क्या? तो मैनेजर थोड़ा हैरान हुआ, मूवी नाइट यहाँ? हाँ, बनवारी जी को उनकी पसंदीदा फिल्म देखने को मिल जाएगी और बाकी बुजुर्गों को भी। उन्हें भी थोड़ा मनोरंजन चाहिए ना। थोड़ी बातचीत के बाद मैनेजर तैयार हो गया। अगले दिन विशेष रूप से शोले फिल्म दिखाने की व्यवस्था कर दी गई। हॉल में एक बड़ा पर्दा लगाया। बनवारी जी को व्हील चेयर पर लाकर सबसे आगे बैठाया। जैसे ही फिल्म शुरू हुई, बनवारी जी बड़े ध्यान से देखने लगे। उनके चेहरे पर वही पुरानी चमक लौट आई। ये नज़ारा देखकर राम सिंह जी की आंखें नम हो गई। इतने दिनों बाद बनवारी जी सहित बाकी बुजुर्ग भी मुस्कुरा उठे। लेकिन जैसे ही फिल्म ख़त्म होने को आई तो बनवारी जी के चेहरे पर शांति उतर आई। उनकी सांसें धीमी पड़ती गई और फिर वो हमेशा के लिए शांत हो गई। पूरे वृद्धाश्रम में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही एक सुकून भी कि बनवारी जी ने अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करके एक मुस्कुराहट के साथ दुनिया को अलविदा कहा। राम सिंह जी की आंखों में आंसू थे। बनवारी जी की विदाई ने राम सिंह जी के दिल पर एक गहरी छाप छोड़ दी। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, क्या पता कौन सा दिन आखिरी हो। अगर ऐसा है तो फिर क्यों ना हर दिन को जिया जाए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा किया जाए। ये बात 2 दिन तक उनके मन में घूमती रही। हम अपनी इच्छाओं को मारते रहते हैं, सोचते हैं कि कभी बाद में पूरा करेंगे, लेकिन वो बात कभी आता ही नहीं। बनवारी जी की तरह और भी कितने लोग होंगे जो अपनी किसी ख्वाहिश को दिल में लिए ही चले जाते होंगे। अगर मैं उन लोगों की भी आखिरी इच्छाएं पूरी कर सकूं, तो शायद मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। अगले दिन जब रुक्मणी जी वृद्धाश्रम में आई तो उन्होंने ये बात रुक्मणी जी से बताई।
उनकी इस बात पर रुक्मणी जी कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर तुम ये पीड़ा उठा ही रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अब राम सिंह जी और रुक्मणी जी वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के पास जाते और उनकी अधूरी इच्छाओं के बारे में पूछते और उन्हें पूरा करने का हर संभव प्रयास करते। कोई अपने बचपन के गांव जाना चाहता, तो कोई तीर्थ यात्रा पर, कोई अपने बेटे को एक बार देखना चाहता, तो कोई अपनी पसंदीदा पकवान खाना चाहता। राम सिंह जी और रुक्मणी जी ने मिलकर कई लोगों के जीवन को खुशी से भर दिया। धीरे धीरे आश्रम बदलने लगा। अब यहाँ बुजुर्ग मंडल जी मारकर नहीं जीते थे, बल्कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों को खुलकर जीने लगे। कभी भजन संध्या का आयोजन किया जाता, तो कभी कैरम का खेल खेला जाता। अब राम सिंह जी खुद भी बदल चुके थे। जो कभी खुद के अकेलेपन से जूझ रहे थे, वह अब दूसरों के जीवन में रोशनी लाने वाले फरिश्ते बन गए। एक दिन राम सिंह जी ने रुक्मणी जी से कहा, मेरे बारे में तो आपको सब मालूम है, लेकिन आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। आप कहाँ रहती हैं? परिवार में कौन कौन है? तो रुक्मणी जी ने कहा कि पति की 20 वर्ष पहले ही मृत्यु हो गई थी। एक बेटा है जो शादीशुदा है। पहले नर्स के तौर पर नौकरी करती थी मैं, अब रिटायर हो गई तो वृद्ध आश्रम के लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। दूसरों के चेहरे पर खुशी देखकर खुशी मिलती है मुझे। यह सुनकर राम सिंह जी भी मुस्कुरा दिए। अब रुक्मणी जी और राम सिंह जी दोनों अक्सर मित्र जैसे बन गए थे। अगले दिन रुक्मणी जी वृद्ध आश्रम में नहीं आई। इन 6 महीनों में पहली बार हुआ था कि वो वृद्ध आश्रम नहीं आई। शायद कोई काम होगा, राम सिंह जी ने मन ही मन स्वयं को तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन अगले दिन भी वो अनुपस्थिति रही। आश्रम में उनकी उपस्थिति एक ऊर्जा की तरह थी। हर जगह उनकी हंसी गूंजती थी। अब उनकी गैर मौजूदगी ने पूरे माहौल को सूना कर दिया और सबसे ज़्यादा खालीपन राम सिंह जी को महसूस हो रहा था। वो दिन भर उनके आने का इंतज़ार करते रहे, लेकिन हर बीते दिन के साथ उनके भीतर भी आत्मग्लानि और बढ़ती जा रही थी। आखिरकार एक दिन उन्होंने आश्रम के मैनेजर से पूछा, लेकिन उसे भी कोई जानकारी नहीं थी। कोई तो बात है। उन्होंने मैनेजर से रुक्मणी जी का पता लिया और खुद उनके घर जाने का फैसला किया। शाम के वक्त राम सिंह जी ऑटो से रुक्मणी जी के घर के बाहर पहुँचे। उन्होंने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से दरवाज़ा खुला और सामने रुक्मणी जी खड़ी थी, मगर वो वैसी नहीं लग रही थी जैसे आश्रम में दिखती थी। उनका चेहरा उतरा हुआ और चाल भी धीमी थी। अरे राम सिंह जी, आप यहाँ? उनकी आवाज़ में हैरानी थी। रुक्मणी जी, आप काफ़ी दिनों से वृद्ध आश्रम में आई नहीं। सब लोग आपको याद कर रहे हैं। आप ठीक तो है ना? रुक्मणी जी ने मुस्कुराने की कोशिश की और दरवाजे से हटकर इशारा किया। आइए राम सिंह जी, अंदर आइए। राम सिंह जी धीमे कदमों से अंदर दाखिल हुए तो सामने की मेज़ पर दवाइयाँ रखी थी। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ? उन्होंने पूछा तो रुक्मणी जी गहरी सांस लेकर बोली, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, कमजोरी महसूस हो रही थी। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि डेंगू हो गया है। डेंगू? राम सिंह जी की आवाज़ में चिंता थी। आपने किसी को बताया भी नहीं और आप यहाँ अकेली हैं। तो रुक्मणी जी हल्के से मुस्कुराई। अकेलेपन के साथ जीने की आदत हो गई है अब। तो राम सिंह जी को उनकी मुस्कुराहट में छिपा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे से पूछा, आपका बेटा? आपने तो बताया था कि बेटे बहू भी हैं आपके, वो कहाँ हैं? ये सुनते ही रुक्मणी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। बेटा बहू तो है मेरे, लेकिन वो अपने परिवार के साथ ऊपर की मंजिल पर रहता है। दरअसल मेरी बहू को मेरे साथ रहना पसंद नहीं था, इसलिए उसके कहने पर मेरा बेटा अपने परिवार को लेकर मुझसे अलग हो गया। राम सिंह जी अवाक रह गए। क्या? जी हाँ,
जिसके लिए मैंने पूरी ज़िंदगी मेहनत की, उसने अपनी पत्नी की बातों में आकर मुझे अकेला छोड़ने में ज़रा भी देर नहीं की। अब तो बस आते जाते कभी कभार मुलाकात हो जाती है। कमरे में कुछ देर तक बस सन्नाटा छा गया। राम सिंह जी ने खुद से कहा, इतनी जिंदा दिल महिला और इतनी अकेली। मैं सोचता था कि सिर्फ मैं ही अपने अकेलेपन से जूझ रहा हूँ, लेकिन रुक्मणी जी तो, इनकी मुस्कान के पीछे कितना दर्द छुपा है ये मैं कभी समझ ही नहीं पाया। राम सिंह जी ने उनकी आंखों में देखा और बोले, आपने दवाइयाँ ली? रुक्मणी जी ने ना में सिर हिलाया तो राम सिंह जी ने कहा, मैं जानता हूँ आश्रम में सबकी दवाइयों का ध्यान रखती हैं आप, लेकिन अपने लिए लापरवाही बरत रही हैं। फिर थोड़ा रुक कर बोले, खाना भी नहीं खाया होगा ना? रुक्मणी जी ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। राम सिंह जी ने इधर उधर देखा और फिर बोले, ठीक है, पहले मैं आपके लिए खाना बनाकर लाता हूँ। अरे नहीं, रहने दीजिए, भूख नहीं है मुझे। राम सिंह जी ने उनकी एक ना सुनी और उठकर किचन की तरफ बढ़ गए। उन्होंने जल्दी से दलिया बनाया और कुछ ही देर बाद एक कटोरी में दलिया लेकर बाहर आ गई। जिंदगी में पहली बार किसी के लिए उन्होंने खाना बनाया था। पता नहीं कैसा बना है, पर खाकर बताइएगा। राम सिंह जी ने उनकी तरफ कटोरी बढ़ाते हुए कहा तो रुक्मणी जी ने एक चम्मच दलिया लिया और मुस्कुराई। सच कहूँ तो बहुत अच्छा लगा। न जाने कितने दिनों के बाद किसी ने अपने हाथों से मेरे लिए कुछ बनाया है। रुक्मणी जी के चेहरे पर तसल्ली देखकर राम सिंह जी को सुकून मिल रहा था। अगले 2 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। राम सिंह जी हर रोज़ थोड़ी देर के लिए रुक्मणी जी का हालचाल पूछने आ जाते और आते वक्त उनके लिए कुछ फल ले आते। एक दिन राम सिंह जी रुक्मणी जी का हालचाल पूछकर लौट ही रहे थे कि ऊपर की मंजिल से किसी ने उन्हें जाते हुए देख लिया। रुक्मणी जी अभी अंदर जाकर लेटी ही थी कि एक कड़कती आवाज़ उनके कानों में पड़ी, ये सब क्या चल रहा है माँ? रुक्मणी जी चौंक गई। सामने उनके बेटा और बहू खड़े थे। बेटे का चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ था। रुक्मणी जी हैरानी से बोली, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वाह, पूछ तो ऐसे रही हैं जैसे कुछ मालूम ही ना हो। कौन है वो आदमी? क्यों आता है वो रोज़ यहाँ? क्या रिश्ता तुम्हारा उनके साथ है? रुक्मणी जी स्तब्ध रह गई। बहू भी आग में घी डालते हुए बोली, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। रुक्मणी जी का सिर चकराने लगा। जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला और बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिसके बारे में तुम इस तरह की बातें कर रहे हो वो सिर्फ मेरे मित्र हैं और उसी वृद्ध आश्रम में रहते हैं जहाँ मैं बीमार लोगों की सेवा करने जाती हूँ। इंसानियत के नाते वो मेरा हालचाल लेने आते हैं। तभी बेटा झल्लाकर बोला, अच्छा, आप तो 2 सालों से उस वृद्ध आश्रम में जा रही हैं, आज तक तो कोई इस तरह नहीं आया। ऐसी कौन सी बातें करनी थी आप लोगों को जो सबके सामने नहीं हो सकती थी? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम होश में तो हो? मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतनी बातें सुना रहे हो? बस रहने दीजिए माँ, अब और तमाशा मत बनाइए। पहले ही मोहल्ले वाले न जाने हमारे बारे में क्या क्या बातें कर रहे होंगे। अब और कोई बहस नहीं होगी। आगे से वो आदमी यहाँ नहीं दिखना चाहिए। और आज के बाद आप भी वृद्ध आश्रम जाने का ख्याल छोड़ दीजिए। उम्र हो गई है, लेकिन घूमने फिरने का शौक अभी पूरा नहीं हुआ। कहते हुए उनका बेटा और बहू ऊपर चले गए। रुक्मणी जी की आंखों में आंसू थे। कुछ पल वो वैसे ही खड़ी रही, समझ नहीं पा रही थी कि कैसे समझाए अपने बेटे को कि इंसानियत नाम की चीज़ भी दुनिया में होती है। उनके भीतर एक भयानक उथल पुथल चल रही थी। एक मन कहता, शायद बेटे की बात मान लेनी चाहिए। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो मुझे यही रुक जाना चाहिए। फिर दूसरा मन कहता, लेकिन मैंने ऐसा किया ही क्या है? अगर मैं किसी के साथ बैठकर 2 पल बातें कर लेती हूँ, वृद्ध आश्रम चली जाती हूँ, कुछ बेसहारा बुजुर्गों को
अपनी सेवा से थोड़ा सुकून देने की कोशिश करती हूँ, तो क्या मैं गलत हूँ? उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। सोचते सोचते मन इतना बेचैन हो गया कि सांस तक लेना भारी लग रहा था। ना तो उन्होंने आज रात का खाना खाया, ना ही दवाई ली। अगले दिन सुबह जब नींद खुली तो तेज बुखार था, कमजोरी महसूस हो रही थी। देखा तो बुखार की दवा भी खत्म हो चुकी थी। वो भारी कदमों से चलकर बाहर निकली और बेटे बहू को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो अंदर जाकर बिस्तर पर निढाल होकर लेट गई। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। पोते ने झिझकते हुए अंदर झांका। दादी की हालत देखकर उसका मासूम मन घबरा गया। दादी, उसने धीरे से पुकारा, बेटा अपने पापा को बुलाओ। ठीक है दादी, मैं मम्मी पापा को बुलाकर लाता हूँ, कहते हुए वो दौड़कर गया। पापा, दादी बहुत बीमार हैं, आपको बुला रही है। लेकिन उसने बेटे की बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। माँ का हालचाल पूछे बिना वो ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी, दादी को देखो ना, बच्चे ने फिर से कहा। तुम चुपचाप पढ़ाई करो, कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे हो, माँ ने भी बेरुखी से कहा और दरवाजे की कुंडी लगा दी। दोपहर के समय जब राम सिंह जी आए तो रुक्मणी जी की हालत देखकर घबरा गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया। हे भगवान, ये क्या हो गया आपको? राम सिंह जी ने घबराते हुए उनके माथे पर हाथ रखा तो तेज बुखार था। राम सिंह जी ने इधर उधर देखा, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो तुरंत बाहर गए और सड़क पर जाकर एक ऑटो बुलाया और जल्दी से रुक्मणी जी को सहारा देकर बाहर लाई। जिस समय वे दोनों घर से बाहर निकल रहे थे, रुक्मणी जी की बहू छत पर खड़ी ये सारा नज़ारा देख रही थी। उसने उसी समय अपने पति को फ़ोन लगाया। आपकी माँ फिर से निकल गई है घर से, और वो भी उसी आदमी के साथ। क्या उनकी इतनी हिम्मत है, मेरे मना करने के बावजूद भी? आ जाने दो उन्हें घर पर। गुस्से में उसने फ़ोन काट दिया। उधर 2-3 घंटे के बाद रुक्मणी जी की हालत बेहतर हुई तो उन्होंने कहा, राम सिंह जी, मुझे आज वृद्ध आश्रम जाना है, वहाँ जाकर मन को शांति मिलती है। ठीक है, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। वहाँ जाने से रुक्मणी जी घर के घुटन भरे माहौल से कुछ पल के लिए मुक्त हो जाती थी। राम सिंह जी ने अस्पताल से छुट्टी करवाई और उन्हें लेकर वृद्धाश्रम की ओर चल पड़े। शाम हो चुकी थी। उधर घर पर उनके बेटे का गुस्सा उबल रहा था, लेकिन बहुत देर हो गई और रुक्मणी जी अब तक घर नहीं लौटी तो वो समझ गया कि उसकी माँ कहाँ होगी। उधर वृद्धाश्रम पहुँचते ही रुक्मणी जी के चेहरे पर सुकून छा गया। वहाँ मौजूद सभी वृद्धजन उन्हें देखकर खिल उठे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने लोगों के बीच लौट आई। अब तक जो कमजोरी वो महसूस कर रही थी, वो मानो यहाँ आते ही कहीं गायब हो गई। अरे रुक्मणी जी, कैसी हैं आप? आपके बिना ये आश्रम सुनसान लग रहा था। सब ओर से ऐसी ही आवाज़ें गूंज रही थी। चारों तरफ अपनापन था। किसी ने कुर्सी खींच कर दी तो कोई पानी का गिलास लेकर आया। कुछ वृद्ध महिलाएं पास आकर बैठ गईं और हंसी ठिठोली का द्वार चल पड़ा। रुक्मणी जी कितने दिनों के बाद आज खुलकर हंसी थी, लेकिन तभी हॉल की हलचल अचानक थम गई। सबकी नजरें दरवाजे की ओर टिक गईं। दरवाजे पर रुक्मणी जी का बेटा और बहू खड़े थे। बेटे ने गुस्से में कहा, अब यही सब करना बाकी रह गया था। हमारे मुंह पर कालिक पोतने में कोई कसर नहीं छोड़ी आपने। रुक्मणी जी तुरंत उठकर उनके पास आई। कैसी बातें कर रहे हो तुम? सब लोगों के सामने कुछ तो शर्म करो। शर्म तो आपको आनी चाहिए, बहू ने तीखी आवाज़ में कहा। दोपहर में आप बीमारी का बहाना बनाकर निकली थी और अब यहाँ बैठकर हंसी ठिठोली हो रही है। वैसे इतनी देर तक कहाँ गई थी आप इस आदमी के साथ? हॉल में सन्नाटा छा गया। तभी रुक्मणी जी ने कहा, अपनी हद में रहो बहू, मुझे बहुत तेज बुखार था, मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, दवा भी नहीं थी। तुम्हें आवाज़ लगाई पर तुमने तो देखा तक नहीं। वो तो राम सिंह जी समय पर आ गए
और अस्पताल लेकर गए। तब जाकर सांस में सांस आई, वरना न जाने क्या होता। वाह, तब ये आपकी देखभाल करने आएंगे, बेटे ने व्यंग्य से कहा। हम मर गए थे क्या? यह सुनकर राम सिंह जी आगे बढ़े और ऊंची आवाज में बोले, मर तो नहीं गए थे, लेकिन जब उन्हें ज़रूरत थी तब तुम उनके पास भी नहीं थे। तो बेटा उनकी तरफ घूमा और गुस्से से बोला, आपको हमारे बीच बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा पारिवारिक मामला है। पारिवारिक मामला? राम सिंह जी ने एक ठंडी हंसी हंसी। जहाँ माँ की तबीयत इतनी खराब हो और बेटा बहू खबर तक ना ले, उसे तुम परिवार कहते हो? बेटे की आंखों में गुस्सा भरा था। मैं कहता हूँ अपना मुंह बंद रखिए, वरना क्या? रुक्मणी जी तेज आवाज में बोली। तो बहू ने कहा, हद हो गई अब तो। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ रिश्ता क्या है, जो एक शब्द भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं सुन सकते। रुक्मणी जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। मन मस्तिष्क में बहुत कुछ चल रहा था। फिर धीरे से आंखें खोली और अपने बेटे बहू की ओर देखा। इस सवाल का जवाब भी मैं तुम्हें दे देती हूँ, कहते हुए वो पीछे मुड़ी और राम सिंह जी की ओर देखा और बोली, राम सिंह जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे का जीवन संवारने में लगा दी, अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, अपनी ज़रूरतें, अपनी इच्छाएं, सब कुछ अकेली माँ होते हुए भी संघर्ष करते हुए जीवन बिताया, परंतु बेटे को कोई कमी नहीं आने दी। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? अपमान और घृणा। अब मुझे एहसास हो गया कि मैंने अपनी ज़िंदगी गलत सोच के साथ गुजार दी। आज मैं स्वयं के लिए एक निर्णय लेने जा रही हूँ। उनकी आवाज़ दृढ़ थी। उन्होंने गहरी सांस ली और राम सिंह जी की आंखों में देखा। राम सिंह जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? एक पल के लिए जैसे सारा हॉल सन्नाटे में डूब गया। राम सिंह जी अवाक रह गए। उनकी आंखों में हैरानी थी। बेटे और बहू के दिल में जैसे खलबली मच गई। ये क्या कर रही हैं माँ? बेटे ने गुस्से में चीख कर कहा, इस उम्र में शादी, थोड़ी तो शर्म करो, लोग क्या कहेंगे? रुक्मणी जी ने पहली बार एक तीखी मुस्कान के साथ बेटे की ओर देखा और बोली, बेटा, जितनी चिंता तुम लोगों की कर रहे हो, उतनी चिंता तुम्हें अपनी माँ की करनी चाहिए। मैं केवल इतना जानती हूँ कि राम सिंह जी सिर्फ मेरे एक मित्र हैं, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि अगर इस रिश्ते को नाम ना दिया तो लोग इसे तरह तरह की उपाधियाँ देंगे। जब अपने बेटे बहू ने नहीं छोड़ा तो लोग क्या छोड़ेंगे? राम सिंह जी अभी भी कुछ बोल नहीं पाए थे। रुक्मणी जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, राम सिंह जी, मैंने आपको इतने दिनों से बहुत करीब से देखा, आपकी अच्छाई को महसूस किया। आप मेरे सुख दुख के साथी बन सकते हैं। क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? राम सिंह जी ने भी मुस्कुराते हुए उनका हाथ थामा। बहुत खूब, बिल्कुल सही फैसला लिया है आप दोनों ने। मुझे फ़क्र है कि आप लोग अपने लिए खड़े हुए। वहाँ खड़े वृद्ध आश्रम के मैनेजर ने कहा। तो बेटे और बहू के चेहरे से जैसे हवाइयाँ उड़ गईं। माँ, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारी इज्जत उछालने में। उसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई। लेकिन तभी वृद्ध आश्रम में रहने वाली सबसे बुजुर्ग अम्मा, जो हमेशा चुपचाप बैठी रहती थी, धीरे धीरे अपनी लाठी टेकती हुई आगे आई और बोली, बेटा, किस इज्जत की बात कर रहे हो तुम? जो माँ के जीते जी उसे छोड़ दे, क्या वो इज्जतदार कहलाएगा? बेटा शक पका गया। उसने बुजुर्ग अम्मा की ओर देखा, लेकिन अम्मा जी के तेज शब्दों ने उसकी जुबान सील दी थी। उन्होंने कहा, जब तुम्हारी माँ को प्यार और सम्मान चाहिए था, तब तुमने उन्हें क्या दिया? ताने, अकेलापन, उपेक्षा। और अब जब उन्होंने अपने लिए जीने का फैसला किया तो तुम्हें समाज याद आ गया। एक बात याद रखना बेटा, खुश रहने का अधिकार उम्र का मोहताज नहीं होता। वृद्ध आश्रम में रहने वाले बाकी बुजुर्ग भी अब उनके आसपास खड़े हो गए। सबकी आंखों में समर्थन की चमक थी। तुम क्या सोचते हो बेटा? एक और बुजुर्ग बोला, क्या माँ सिर्फ जन्म देने और त्याग करने के लिए बनी है? क्या उसे कभी अपनी खुशियों के बारे में सोचने का हक नहीं?
बेटा तिल मिला गया। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा जो खुद भी असहज महसूस कर रही थी। बेटा, माँ बाप कोई बोझ नहीं होते। अम्मा की आवाज़ रुआसी हो चली थी। हम अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं और जब बुढ़ापा आता है तो वही बच्चे माँ बाप को पराया कर देते हैं। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है। आज हर किसी को अपने बारे में सोचने का पूरा हक है। अम्मा जी ने रुक्मणी जी की तरफ देखा और उनका हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में स्नेह था। बेटा, आज तूने वो किया है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। वृद्धाश्रम के सभी लोग एक मुस्कान के साथ अम्मा जी की बात का समर्थन करने लगे और पूरा वृद्धाश्रम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रुक्मणी जी का पोता जो वहीं खड़ा ये सब सुन रहा था, बड़ी मासूमियत से बोला, सच्ची मेरी दादी की शादी होगी, मैं भी आऊँगा दादी की शादी में। तभी उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर भड़कती हुई बाहर निकल गई। बेटा भी गुस्से में पैर पटकते हुए बाहर जाने लगा। तभी रुक्मणी जी ने तेज आवाज़ में कहा, बेटा, आज शाम तक मेरा घर खाली कर देना, क्योंकि अब मैं अपनी पूरी संपत्ति वृद्धाश्रम के नाम करने जा रही हूँ। ये सुनकर बेटे और बहू के पैर वहीं ठिठक गए। ये तुम क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, सच कह रही हूँ। जब तुम्हें अपनी माँ की कोई परवाह ही नहीं तो फिर उसकी प्रॉपर्टी पर भी तुम्हारा कोई हक नहीं। इसलिए आज शाम तक मेरे घर को खाली कर देना। माँ प्लीज ऐसा मत कीजिए। कहते हुए वो जैसे ही माँ की तरफ बढ़ा तो आश्रम के मैनेजर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब रुक्मणी जी की आंखों में एक नई रोशनी थी। अब उन्हें न कोई पछतावा था और न कोई डर। उधर बाहर निकलकर उनके दोनों बेटे बहू सवालिया निगाहों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि अब हम कहाँ जाएंगे। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। शाम तक नोटिस पहुंच गया और आखिर उन्हें घर खाली करना ही पड़ा। इधर राम सिंह जी ने भी अपने मकान और बाकी सारी प्रॉपर्टी के विषय में फैसला किया। वो धन जो उन्होंने जीवन भर जोड़ा था वो किसी नेक मकसद के लिए था। इसलिए उन्होंने अपना मकान अपने वर्षों पुराने वफादार नौकर रामू के नाम कर दिया, जिसने हमेशा उनका साथ दिया था। दोस्तों, माता पिता कोई संवेदनाहीन मशीन नहीं होते जो सिर्फ बच्चों को बड़ा करने के लिए बनाए गए हों। उनके भी दिल होते हैं, सपने होते हैं, भावनाएं होती हैं और उन्हें भी हक होता है कि वो अपने जीवन के हर मोड़ पर खुद के लिए निर्णय ले सके। क्योंकि असली रिश्ते खून के नहीं, जो मुश्किल समय में साथ निभाए वही अपना होता है, फिर चाहे वो बेटा हो या एक अनजान सहारा। इसलिए प्यार और सम्मान का अधिकार किसी उम्र या रिश्ते का मोहताज नहीं होता। अपने लिए जीना भी एक इंसान का मूल अधिकार है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।